हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट क्लासेस में एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पहला चैप्टर दिया हुआ है उसमें आज उसका फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम लोग। उसमें आपको अति लघु, लघु और दीर्घ का जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन वो सारे को हम सरल भाषा में एकदम आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं आपको आज कि फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें एनसीईआरटी का टोटल जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरी तरह से, और एकदम सरल भाषा में होने वाला है ये। आप वीडियो के एकदम लास्ट तक जुड़े रहें, आपको हर उस प्रश्न को सामना करवाएंगे जो आपको भारी लगता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अति लघु प्रश्न क्या कहता है। अति लघु प्रश्न कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन अति लघु का है कि राष्ट्रवाद आखिर कहते किसको है। तो देखिए एकदम कितना आसान सरल भाषा में हमने लिखा है, आप उसको एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। कहता है किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग अपने देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रवाद का भावना जागृत करता हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग अपने देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रवाद का भावना जागृत करता हो, उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। है ना, बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, आइए देखते हैं कि मेजनी कौन था, उसको बारे में जानते हैं। तो मेजनी कौन था, तो इसका पूरा नाम है मेजनी का जोसेफ मेजनी। क्या लिखेंगे, जोसेफ मेजनी इसका पहले पूरा नाम है। यह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था और ये कार्बोनरी संगठन से जुड़े हुए थे। ये अपने जीवन में 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी इटली के एकीकरण करने में अपना बहुत अहम भूमिका निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था, इसका सबसे बड़ा बाधा क्या था। आइए देखते हैं, एकदम शॉर्ट और सरल भाषा में समझते हैं इसको। तो उत्तर क्या होगा इसका, सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थें। निम्नलिखित बाधाएं थें। तो पहला बाधा क्या था, तो पहला बाधा था इसके पास कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विखंडित यानी विभाजित यानी बटा हुआ था। 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में जर्मनी जो था वो बटा हुआ था। दूसरा कि जर्मनी में अनेक प्रकार का धार्मिक और राजनीतिक मतभेद थे। लोगों में धर्म अलग अलग था, राजनीतिक मतभेद थे, बहुत सारे पार्टियां थी। इसके बाद थर्ड में कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का बेहद ही अभाव था। कोई व्यक्ति को किसी मतलब नहीं था राष्ट्रवाद के प्रति अपने जागृत करने का। यही कारण था कि वो एकीकरण नहीं हो पा रहा था। और एक लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट है आपको कि जर्मनी पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का पूरी तरह से आधिपत्य मतलब कब्जा था। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया ने ही इसे सबसे ज़्यादा सताया है इसे। है ना सरल भाषा में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपको अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग, मेटरनिक कहाँ के शासक था, चांसलर था। तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया के। कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये। और मेटरनिक ही कहा था कि अगर फ्रांस को खांसी है या फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप महादेश को खांसी हो जाता है। ये मेटरनिक ही कहा था। चलिए देखिए मेटरनिक युग क्या है, हम लोग जाते बात को बनाते नहीं, देखते हैं इसको। कहता है कि मेटरनिक युग क्या है, तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के समय को ही यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ये 1815 ये नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिक के बीच जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसी समय से नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और उसी समय से मेटरनिक युग शुरू होता है जो 1848 तक चलता है। और इसी के बीच जो यूरोप में जो समय काल चला वह मेटरनिक के युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ और इसी दिन से मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ, जो 1848 ईस्वी में इसकी पूरी तरह से क्या हो गया, अंत हो गया, जिसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है ना। एकदम सरल भाषा में दोस्तों, एकदम सरल भाषा में है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों में शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह अति लघु आपका पूरा प्रश्न खत्म हो गया। हम लोग देखते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि 1848 के
फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण को बताना है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण कि फ्रांस के शासक जो लुई फिलिप जो उदारवादी शासक था, कैसा शासक था? उदारवादी शासक। और इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, क्या करने के लिए? खुश करने के लिए। कौन? लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया। और 1840 ईस्वी में उसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? गीजो को। याद रखना है आप लोग कि गीजो को प्रधानमंत्री किस शासक ने बनाया? तो लुई फिलिप ने बनाया था। कौन बनाया था? लुई फिलिप। लुई फिलिप कहाँ के शासक था? तो फ्रांस के शासक था। इसमें और देखते हैं, इसी में बनाया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। ये जो गीजो था कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था और किसी भी तरह समाज एवं आर्थिक सुधारों के समर्थन में बिल्कुल नहीं था। किसी भी तरह वह समाज को सुधारना नहीं चाहता था, किसी को समर्थन नहीं करता था। और ये समर्थन करता था किसको? ये केवल पूंजीपति के साथ रहना पसंद करता था। कौन? गीजो को प्रधानमंत्री कौन बनाया? लुई फिलिप कहाँ के शासक? फ्रांस के शासक। है ना आसान? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में, और इसका आंसर होगा। और कहता है कि जिससे केवल पसंद किसको कहता है? पूंजीपति को। कहता है जिससे उनके देश में भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी और लुई फिलिप तथा प्रधानमंत्री गीजो का खूब आलोचना होना शुरू हो गया और इसके बाद लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा। ये था आपका पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसको याद करके रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार या किस तरह सहायक हुआ। इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे। उत्तर में क्या देंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास या जागृत करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। यहाँ होगा योगदान निभाया। इसके बाद महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जब निभाया किस प्रकार से? कि जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और बुर्बो वंश के शासक लुई 16वां को मारकर या उनको मरने के बाद जब फ्रांस के सत्ता जनता के हाथों में आया तो उसी समय मतलब कब? 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू किया और बाद में जर्मन राइन संघ की स्थापना 1806 में किया। 1806 में जर्मन राइन संघ की स्थापना किया। जर्मन के कुछ क्षेत्रों को जीतकर उसने राइन संघ की स्थापना की। और यह स्थापना कब किया गया? 1806 ईस्वी में। आपको याद रखना है 1806 ईस्वी में स्थापना की। और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी वाला क्षेत्र और फ्रांस के पड़ोसी देशों में अपने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में सफल रहा। चलिए तीसरा देखते हैं। लघु का तीसरा प्रश्न कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या था। ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रिया ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया। चलिए देखते हैं इसको आंसर किस प्रकार से होगा। कहता है इसमें आंसर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक देश था। वह नहीं चाहता था ऑस्ट्रिया कि इटली कभी एकीकरण एक हो और जर्मनी कभी एक हो। तो सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो सबसे बड़ा बाधा था ये ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। क्योंकि इटली और जर्मनी कई छोटे बड़े देशों में या विभाजित थे क्षेत्रों में। इन दोनों देशों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य। किनका ऊपर? इटली और जर्मनी पर। इटली और जर्मनी पर किसका आधिपत्य था? इटली और जर्मनी पर, तो ऑस्ट्रिया का। जब भी इटली और जर्मनी ने एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू किया जाता था, जब भी इटली में या जर्मनी में एकीकरण करने के लिए लोग वहाँ के या नेता वहाँ के आंदोलन शुरू करते, तो उससे पहले ही ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने उसे दबा देता या उसके द्वारा दबा दिया जाता। क्योंकि मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था जिससे दोनों देशों के एकीकरण में असफल रहते थे। ये मेन
बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। यह कभी नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया कि इटली और जर्मनी एक हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। गैरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा करना है। ये इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा भूमिका और बहुत बेहतरीन नेता था। इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से आंसर है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखिए, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। सबसे पहले कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक सेनापति था। इस इटली के एकीकरण में इनका भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। दक्षिण इटली कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसे एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाई। किसने? गैरीवाल्डी ने। इन्होंने युवाओं को एकजुट करने के लिए सशक्त सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम दिया गया। आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लाल कुर्ती सेना किसने बनाई? गैरीवाल्डी ने। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। कौन था? नाविक था। आगे क्या लिखता है? आगे इसमें लिखता है कि लाल कुर्ती बनाया और गैरीवाल्डी ने इन सेनाओं के बदौलत ही इटली के दो क्षेत्र, एक सिसिली और एक नेपल्स को जीतकर वहां क्या किया? गणराज्य की स्थापना किया और जीते हुए क्षेत्र को इटली के शासक विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया तथा अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के समर्पित कर दिए। अपनी सारी संपत्ति किसको कर दिया? राष्ट्र के समर्पित कर दिया। और जब ऐसा ये किए तो भारत के एक महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने गैरीवाल्डी के ऊपर एक के जीवनी लिख दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब लघु का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है इसका कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? ये बताना है। विलियम प्रथम जो हैं उनके बिना बिस्मार्क के एक के लिए विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसको। आंसर होगा कि विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी का एकीकरण सिर्फ प्रासा के नेतृत्व में हो सकता था। किसके नेतृत्व में? प्रासा के नेतृत्व में हो सकता था। अतः उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए अपने देश प्रासा का चांसलर किसे? बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन? मेटरनिक। प्रासा का चांसलर कौन? बिस्मार्क को बनाया। कौन बनाया? बिस्मार्क जर्मन डायड का प्रतिनिधित्व एवं कट्टर प्रतिक्रियावादी था। क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मन डायड के सदस्य था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बहुत सारे सैन्य अधिकार और आर्थिक शक्ति एवं एकीकरण करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान किया। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बहुत सारे सैन्य अधिकार दिया, पैसा दिया, पूंजीपति वाला लोगों से मिलाया और शक्ति दिया उसको एकीकरण करने के लिए जर्मनी का, और इसके बदौलत जर्मन का एकीकरण संभव हुआ है। तो किसके बदौलत जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो विलियम प्रथम किसे बुलाया? बिस्मार्क को बुलाया, और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने में अपना अहम भूमिका निभाई। तो ये पूरी तरह से आपका 4 प्रश्न अति लघु और 5 प्रश्न लघु का था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, ये पहला इतिहास का पहला चैप्टर का था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको हम एक प्रश्न देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर जरूर लिखें। आपको क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि गैरीवाल्डी से प्रभावित होकर भारत के किस व्यक्ति ने उनके ऊपर जीवनी लिखी? ये हम बीच में ही बता दिए थे। आप आंसर जरूर दें बीच में नीचे कमेंट कर। चलिए आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल के फिर से सब्सक्राइब जरूर करवाइए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छा मार्क्स लाना है तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। आपको 10वां में और इंटर में ये दोनों का यहाँ आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट अवेलेबल होगा, हिंदी भी अवेलेबल होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।